हेलो एवरीवन। तो आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लास्ट है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्फीसीमा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और आखिरी में हम पढ़ने वाले हैं साइनोसिस और प्लूरल इफ्यूजन। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है? एम्फीसीमा होता है इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसएनएस। ठीक, पहले देखिए एम्फीसीमा की डेफिनेशन याद रखिए। एम्फीसीमा इज इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसएनएस। आप पूछेंगे कि ये एसएनएस क्या होते हैं। ठीक, तो एसएनएस क्या होता है? हमने पढ़ा था जो रेस्पिरेटरी जोन होता है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आता है? रेस्पिरेटरी जोन में आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर सैक। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसएनएस भी बोलते हैं। इसी को हम एसएनएस भी बोलते हैं। एयरवे डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो क्या क्या आएगा उसमें? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएंगे और एल्वुलर सैक्स आएंगे। ठीक, इसके बाद इन्हीं में अगर डायलेशन या डिस्ट्रक्शन हो जाए इनका, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फीसीमा। देखिए अब एम्फीसीमा होता कैसे है, ये तो हमने अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि एम्फीसीमा किससे होता है? क्रॉनिक स्मोकिंग से होता है। तो क्या होता है, जैसे ही एक स्मोकर ने सिगरेट फूंका, तो सिगरेट फूंकने के बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर की मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाती है। ठीक, वो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाती है और रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 8 नामक एक सब्सटेंस, जो न्यूट्रोफिल्स से रिलीज करवाता है प्रोटीएस और इलास्टेस, और यही प्रोटीएस एंड इलास्टेस डैमेज करता है एसएनएस को। इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? एम्फीसीमा। देखिए अगर आपके एग्जाम में एम्फीसीमा आ जाए और आपने ये पैथोजेनेसिस लिख दी, तो एग्जामिनर बाकी कुछ नहीं देखेगा, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। आपको क्या कहना है कि अगर क्रॉनिक स्मोकर है कोई, तो क्रॉनिक स्मोकिंग के कारण उसके अंदर की मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाती हैं। वो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होने के बाद इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करती है, जो न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करता है। न्यूट्रोफिल्स रिलीज करती है प्रोटीएस और इलास्टेस, जो एसएनएस को डैमेज करता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फीसीमा। देखिए हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को। अब आप पूछोगे कि ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है? इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में होती हैं एंटी प्रोटीएस, जो इनहिबिट करता है प्रोटीएस और इलास्टेस को। तो जब प्रोटीएस और इलास्टेस अपना एक्शन नहीं कर पाएंगे, एसएनएस डैमेज नहीं हो पाएंगे, एम्फीसीमा हो नहीं पाएगा। इतना क्लियर हो गया? एम्फीसीमा की आपको डेफिनेशन याद होगी। ठीक, डेफिनेशन याद होगी, डेफिनेशन के बाद पैथोजेनेसिस समझ आ गई। देखिए अब हमें तो समझ आ गया कि प्रोटीएस और इलास्टेस के कारण जो न्यूट्रोफिल से आया, आखिरी में एसएनएस डैमेज होके एम्फीसीमा हो जाएगा। लेकिन हमने तो कहा था कि एम्फीसीमा में डैमेज के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। डैमेज तो हमें समझ आ गया कैसे होता है, लेकिन इस डैमेज से ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, अब हम वो देखते हैं। देखिए आपके सामने मेरी प्यारी सी पेंटिंग है, आप इसमें देख सकते हैं। ये है नॉर्मल एल्वियोलाई। ठीक, तो नॉर्मल एल्वियोलाई में क्या हो रहा है? नॉर्मल एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है इलास्टिन। उस इलास्टिन के कारण होता है रिकॉइल, इसको हम बोलते हैं इलास्टिन रिकॉइल और इलास्टिन बेस्ड रिकॉइल। तो इस इलास्टिन रिकॉइल के कारण क्या होता है? एयर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से पुश आउट हो जाता है। हमें समझ आ गया? नॉर्मल एल्वियोलाई में होता है इलास्टिन बेस्ड रिकॉइल, जिसके कारण रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एयर बाहर चला जाता है। लेकिन अब जब एम्फीसीमा हो गया, तो हमने पढ़ा कि एम्फीसीमा में क्या हो जाता है? इलास्टेस और प्रोटीएस के कारण डैमेज हो जाता है। तो डैमेज क्या होता है इसमें? इलास्टिन जो होता है इन एल्वियोलर सैक में, या हम कह सकते हैं एसएनएस में जो इलास्टिन होता है, पर्टिकुलरली एल्वियोलर सैक में, वो डैमेज हो जाता है। तो इलास्टिन के कारण ही रिकॉइल होता था। जब अब इलास्टिन के कारण रिकॉइल होता था, अब नहीं हो रहा क्योंकि इलास्टिन ही नहीं है, तो इसी के कारण क्या हो रहा है? एयर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से बाहर नहीं निकल रहा और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स हो रहे हैं, जिनके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यही हमने कहा कि एयर इज अनेबल
टू गो आउट कॉजिंग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू कोलैप्स। इसी के कारण तो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो गई। आपको समझ आया डैमेज कैसे हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हुआ। देखिए अब जो एक ये क्रॉनिक स्मोकर है जिसमें एम्फीसीमा हो गया, इसके एल्वियोले के अंदर जब एयर बाहर जा ही नहीं रहा तो एल्वियोले के अंदर ये एयर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। देखिए एयर एक्यूमुलेट हो गया तो अब ये पर्सन जो है, ये पर्सन क्या नहीं कर पाता, ये पर्सन इंस्पायर भी नहीं कर पाता प्रॉपरली। ठीक, ये जैसे होती है ना वो पानी की प्यास जैसे होती है, तो इसको एयर की प्यास होती है कि मैं एयर अंदर लेता, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा क्योंकि मेरे एल्वियोले के अंदर अभी एयर प्रेजेंट है जो बाहर नहीं आ पा रहा। तो इसी प्यास के कारण इसके चेहरे का रंग बदल जाता है, इट चेंजेस टू पिंकिश, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पिंक पफर भी। क्या बोलते हैं? एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एम्फीसीमा इज ऑल्सो नोन एज पिंक पफर। ओके, इसके बाद देखिए, ये तो हमें अब पता है क्योंकि एयर बाहर नहीं निकल रहा, तो इस पर्सन को क्या चाहिए होता है, फोर्स्ड एक्सप्रेशन चाहिए होता है इस एयर को बाहर निकालने के लिए। एम्फीसीमा समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई, पैथोजेनेसिस समझ आ गई, ये सब जो यहाँ पे कहा ये समझ आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसके बाद हम जाते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की तरफ। देखिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है, ये इसको हम हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं, लेकिन कौन सी वाली, प्री मैच्योर वाली। ठीक, हमने कहा कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है न्यूबॉर्न प्री मैच्योर बेबीज में। क्या होता है कि 28 से 32 वीक्स में ये सर्फेक्टेंट बनता है, लेकिन अगर अब क्या है, अगर अब बेबी प्री मैच्योर है तो इसका सर्फेक्टेंट प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। जब सर्फेक्टेंट प्रॉपरली नहीं बन पाया तो लंग्स के अंदर का जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो गया। इस सरफेस टेंशन के इंक्रीज होने के कारण ये लंग क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, लंग कोलैप्स हो गई या फ्लूइड से फिल हो गई। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और अगर अकेला लंग कोलैप्स हो तो लंग कोलैप्स को हम बोलते हैं एटिलेक्सिस। ठीक, लंग कोलैप्स बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे क्या होता है, प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड हो गया। अगर ये प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके कारण भी क्या हो जाएगा, ये लंग थोड़ी सी कोलैप्स हो जाएगी, इधर को जाएगी, तो इसके कारण भी एटिलेक्सिस हो सकता है। तो एटिलेक्सिस तो बहुत कारणों से हो सकता है। अब आपको दो चीजें याद होगी कि एटिलेक्सिस हो सकता है प्लूरल फ्लूइड के ज्यादा होने के कारण, एटिलेक्सिस हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी, क्योंकि इसमें भी लंग क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है सरफेस टेंशन के बढ़ने के कारण। ठीक, तो ये समझ आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। ये न्यूबॉर्न प्रीमैच्योर बेबीज में होती है क्योंकि इनमें प्रॉपरली सर्फेक्टेंट नहीं बना होता है, जिसके कारण इनके लंग्स के अंदर सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ा तो लंग्स कोलैप्स कर जाती है या फ्लूइड से फिल होती है। अगर लंग्स के कोलैप्स को आपको पूछा जाए कि क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटिलेक्सिस। एटिलेक्सिस सिर्फ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में नहीं होता, ये कभी कभी प्लूरल फ्लूइड के ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए अब आखिरी दो डिसऑर्डर्स साइनोसिस और प्लूरल इफ्यूजन है। तो देखिए साइनोसिस में क्या होता है, साइनोसिस में क्या होता है, अगर हम अपना एट्रियल ब्लड ले, अगर हम 100 ml एट्रियल ब्लड ले और अगर उसमें 5 ग्राम से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। एक बार फिर से सुनिए, अगर हम अपना एट्रियल ब्लड ले और उसमें कितना एट्रियल ब्लड ले, 100 ml, और उस 100 ml में 5 ग्राम से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। अब क्या, अब बोलते हैं कि एनीमिक पेशेंट है हमारे पास और पॉलीसाइथेमिक पेशेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये साइनोसिस के ज्यादा चांसेस किस में हैं, एनीमिक पेशेंट में या पॉलीसाइथेमिक पेशेंट में? 1 मिनट तक अपने वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग पे जोर दे और सोचे, क्या एनीमिक पेशेंट ज्यादा प्रोन है टू साइनोसिस और पॉलीसाइथेमिक पेशेंट? ठीक हो गया। तो अब देखिए, यहां देखिए एनीमिक पेशेंट है, इसमें आरबीसीज क्या होंगी, कम होगी। आरबीसीज कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा।
नॉर्मली कितना होता है हीमोग्लोबिन, मान लीजिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक, अब एनीमिक पेशेंट में आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम होगा। मान लीजिए 7 ग्राम प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक, और पॉलीसाइथेमिक पेशेंट में आरबीसी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा है, मान लीजिए 20 ग्राम प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो देखिए इसमें तो सिर्फ 7 ग्राम प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर साइनोसिस की कंडीशन क्या है, 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड होना चाहिए। अगर इसमें 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड होगा तो बचेगा कितना, 2 ग्राम पर 100 ml। इतनी हीमोग्लोबिन से इस एनीमिक पेशेंट का तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक, ये तो लाइफ इसकी सस्टेन ही नहीं हो पाएगी। तो यही वजह है कि एनीमिक पेशेंट्स कभी भी साइनोटिक नहीं होते। ठीक, अगर कभी कभार हो गया तो वो मर जाएगा, तो एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी किसकी, एनीमिक पेशेंट की विद साइनोसिस। ये समझ आ गया। और पॉलीसाइथेमिक पेशेंट में 20 ग्राम है मान लीजिए, अगर 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड भी हो गया तो 15 ग्राम पर 100 ml बच गया। तो पॉलीसाइथेमिक पेशेंट्स आर फ्रीक्वेंटली साइनोटिक। ठीक, ये आपको समझ आ गया। यही हमने कहा कि एनीमिक पेशेंट्स आर नेवर साइनोटिक बिकॉज there is not enough hemoglobin for 5 gram to be deoxygenated in 100 ml of blood। ठीक, और पॉलीसाइथेमिक पेशेंट्स आर फ्रीक्वेंटली साइनोटिक क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। साइनोसिस समझ आया। ठीक, इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा छोटा सा प्लूरल इफ्यूजन। व्हाट इज प्लूरल इफ्यूजन, नाम से ही पता चल रहा है प्लूरा के बीच में कुछ हो रहा है, इफ्यूजन हो रहा है यानी फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। वही हमने कहा कि एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन प्लूरा। देखिए ये हमारी लंग है, ये इसके ऊपर ये विसरल प्लूरा है, ये पैराइटल प्लूरा है। अगर इन दोनों के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड था अगर ये बढ़ता गया बहुत ज्यादा हो गया तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन से एटिलेक्टेसिस भी हो सकता है। अब आपको बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कैसे, ये इसको ऐसे कंप्रेस करेगा, लंग के कंप्रेशन को ही तो हम क्या बोलते हैं, एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। ठीक, तो हमने कहा प्लूरल इफ्यूजन इज एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द प्लूरा। ठीक, अब ये क्यों होता है, ये होता है निमोनियाज में, मैलिग्नेंसीज में और प्लूरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। और इसकी सिम्टम्स क्या है, देखिए 2 लेयर्स के बीच में फ्लूइड आ गया, लंग कंप्रेस होगी तो जाहिर सी बात है कि डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। वही हमने कहा सबसे पहला सिम्टम प्लूरल इफ्यूजन का है डिस्पनिया, कफ होगा। ठीक, चेस्ट पेन भी होगा और फीवर भी होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है ये किस किस कंडीशन में होता है, निमोनियाज, मैलिग्नेंसीज और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डिस्पनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ, चेस्ट पेन एंड फीवर। ठीक, इतना सफिशिएंट है प्लूरल इफ्यूजन के लिए। तो क्लियर हो गया, एम्फीसीमा अच्छे से समझ आ गया आपको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपको अच्छे से समझ आ गया, साइनोसिस और प्लूरल इफ्यूजन आपको समझ आ गया अच्छे से। ठीक, तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और हर यूनिट के जो भी हम स्टार्ट करेंगे उसकी कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते रखिए, उसमें आपको बाकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।